अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे प्रोसीड कर रहे हैं। इस लॉ का जो नेक्स्ट लॉ है इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या नाम है इसका? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बड़ा ही ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है, फिर मैं आपको कहूंगा कि वर्ड बाय वर्ड इसको सुनना भी और कोरिलेट भी करना। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आप लोगों ने गुलाब जामुन खाए? यस सर। यस सर। अगर आप लोगों ने गुलाब जामुन का एक छोटा वर्जन भी आता है जिसको हम लोग इसका नाम बोलते हैं, क्या कहते हैं, रसबरी। बेसिकली उसको छोटे गुलाब जामुन कहे जाते हैं। छोटे छोटे जो आते हैं, एक वाइट वाले होते हैं छोटे वाइट, एक गुलाब उसको ही छोटे छोटी शेप में आ जाते हैं वो, है ना। कोई आपसे पूछे कि जो छोटे वाले हैं क्या वो गुलाब जामुन नहीं है? आप बोलोगे बने तो कंपोनेंट तो वही है, मगर क्या है इनके साइज में वेरिएशन आ गई, अमाउंट जो इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर उसमें वेरिएशन आ गई, तो इससे क्या हुआ, इनके प्राइस में वेरिएशन आ गई। लेकिन हमने किया हमने बनाने की जब कोशिश करी तो कंपोनेंट सेम ही रखे, बस क्या हुआ उनके अमाउंट में, उसके वॉल्यूम में चेंज करते चले गए, तो हमारे नए नए जो है कंपाउंड्स बनते चले गए। अच्छा, कैसे? इसको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से कैसे समझेंगे? इसको आप ऐसे समझिएगा, मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है सी। इस कार्बन का आपने कहा कि मैं इस कार्बन का रेशियो फिक्स रखूंगा। इसका रेशियो क्या रखूंगा मैं? इसका रेशियो फिक्स रखूंगा। तो कार्बन तो हो गया 1, और उसके बाद कंबाइन कौन कर रहा है? ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है। आपने कहा अभी मैं इसका रेशियो ले रहा हूँ 1:1। ठीक है, जब कार्बन 1 है तो ऑक्सीजन भी कितना है? 1:1। इससे बनने वाला कंपाउंड बना कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या बन गया बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, फिर आपने क्या किया? आपने कहा कार्बन का रेशियो मैं चेंज करूंगा नहीं, लेकिन मैंने आपकी ऑक्सीजन कितना ले लिया? दुगना रेशियो ले लिया। इससे बना कंपाउंड कौन सा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर आपने कहा मैं फिर से कार्बन का रेशियो वही रखूंगा, और ऑक्सीजन कर दिया आपने 3। यहां पर बन गया आपका कार्बोनेट आयन। बेसिकली आयन बन गया एक आपका। वो कैसे बनता है, क्यों बनता है, बात बताऊंगा आपको। यहाँ पे एक और कंपाउंड बनता हुआ दिखाई दे गया आपको। एक चीज आप जो इस लॉ के हिसाब से पढ़ रहे हो, ये जो लॉ कह रहा है वो सुनते हैं एक बार। ये लॉ एक ही बात कहता है, ये कहता है कि ऐसा है कि जब भी हम किसी भी कंपाउंड फॉर्मेशन की बात कर रहे होते हैं तो उस कंपाउंड फॉर्मेशन में आपने एक ही बात याद रखनी है कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। एक से ज्यादा प्रोडक्ट, एक ये बना प्रोडक्ट, एक ये बना प्रोडक्ट, एक ये बना प्रोडक्ट। तो व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट, एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करने की टेंडेंसी है। तो उसने बोला डिफरेंट मासेस देन डिफरेंट masses of one element which combines with fixed mass of other element always bears, मतलब बनाता है a simple ratio to one another। क्या मतलब है? ध्यान से लैंग्वेज पढ़ते हैं और इसको कोरिलेट करते हैं। इसने कहा कि दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं। हमें दिख रहा है कौन कौन से दो एलिमेंट है बच्चों? जल्दी बोलो कौन कौन से दो एलिमेंट है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन। दो एलिमेंट्स हमारे कार्बन ऑक्सीजन है। ठीक है जी, ये एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट आयन बनाया है इसमें। कह रहा है जो डिफरेंट मास लिया आपने, वो एक एलिमेंट का मास डिफरेंट लिया। कैसे? इसका मास कितना है? 16। इसका मास कितना है? 32। इसका मास कितना है? 48। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? 16, 32, 48 वाली बात आ गई सर। आ गई वो सर। एक एटम है, वो दो एटम है, और वो 3 एटम है। सही है। एटॉमिक मास और इसका मास फिक्स है 12, 12, 12। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? सर। आ गई।
तो उसने कहा डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। कौन सा है फिक्स्ड मास? हमारा कार्बन का। सही है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है इट ऑलवेज बेयर्स अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर। बताओ इसका रेशियो कितना बन रहा है? 12:16 का रेशियो कितना बना? 3:4। ठीक है। 3:4। बताओ 12:32 का रेशियो कितना हुआ? 3:8। 3:8। बताओ 12:48 का रेशियो कितना बना? 3:12। सॉरी 3:4। कितना? 1:4 बनेगा इसका। वो 12 से चला गया ना, अगर हम 3 को लेकर चल रहे हैं तो 1:4 तो बन गया, तो अच्छा 3:12 3 को बना। लेके चलो। तो आप नोटिस यस करो सर 3:2। इन सब में इसने तो अपना रेशियो मेंटेन किया, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? अपना रेशियो 4:8:12। चेंज कर रहे मेरी हैं। बात समझ आ रही है? तो उसने कहा जब भी दो एलिमेंट्स को आप कंबाइन करेंगे और कंबाइन करते वक्त एक एलिमेंट के रेशियो को फिक्स कर देंगे और दूसरे एलिमेंट के रेशियो को आप मल्टीपल टाइम्स लेते जाएंगे, तो इनसे बनने वाले कंपाउंड्स के अंदर भी आपस में एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो एनसीईआरटी में भी नहीं है। अब ध्यान देना, यहाँ पे CO बन रहा है आपका, यहाँ पे CO2 बन रहा है और यहाँ पे आपका CO3 बन रहा है। एक काम करो, इनका मॉलिक्यूलर मास भी निकाल दो। ये कितना हो गया? 12 और 16, ये हो गया 28। ये कितना हो गया? 12 और 32, ये हो गया 44। और ये हो गया 12 + 48, ये हो गया 60। तो इवन जो इनके मासेस है ना, मासेस ओवरऑल कंपाउंड के 12:44:60, ये भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो बेयर कर रहे हैं। ट्राई करो डिवाइड करके एक बार। ये कितना हो गया? 4 से गया 7 बार, ये गया 11 बार, और ये कितनी बार गया? 15 बार। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? यस भैया। यस सर आ गई। यानी कि एलिमेंट्स तो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं रेशियो में, मल्टी एक दूसरे से आपस में रेशियो बना रहे हैं। इवन जो इनके मॉलिक्यूलर मासेस होंगे कंपाउंड्स के, वो भी आपस में एक सिंपल होल नंबर रेशियो बेयर कर रहे होंगे। इसी लॉ को हमने नाम दिया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ओके। एक लॉ जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन कंपटीशन में आता है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग कंपटीशन साथ साथ तैयार कर रहे हैं, तो जो कंपटीशन में आता है वो भी लॉ में आपको लेके चल रहा हूँ। इसकी डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है, 4 ऑप्शन देंगी, विच वन इज करेक्ट आपसे पूछ लेगा। इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आप जानते हो व्हाट इज रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/, रिवर्स बेसिकली। ठीक है। एक साइंटिस्ट हुए हमारे रिचर, इन्होंने ये लॉ दिया था। और पहले लॉ की स्टेटमेंट सुनते हैं क्या कहता है। कहता है जब दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे होते हैं सेपरेटली, 2 एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विथ थर्ड एलिमेंट, और वो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं, तो कहता है वो भी आपस में जो जितने भी एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, देयर कंबाइनिंग रेशियो इज डायरेक्टली रेसिप्रोकेटेड इफ दे कंबाइन डायरेक्टली। क्या मतलब है इसका? पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूं फिर आपको कोरिलेट करूंगा। ये कहता है व्हेन 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स हैं जो कंबाइन कर रहे हैं सेपरेटली विद थर्ड एलिमेंट, और क्या बना रहे हैं? एंड फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। और क्या बना रहे हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। कह रहा उस समय देयर कंबाइनिंग रेशियो is directly reciprocated if they combine डायरेक्टली। यानी कि अगर उनको डायरेक्टली कंबाइन करा दिया जाता तो जिस रेशियो में वो कंबाइन कर रहे हैं उस रेशियो के वो रेसिप्रोकल की फॉर्म में आते। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, आपके पास एक मॉलिक्यूल है SO2, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड, यहां से सल्फर ने, ठीक है, और यहां से कार्बन ने इंडिविजुअली कंबाइन कर लिया आपस में एक दूसरे से, और इसने फॉर्म कर लिया कार्बन डाइसल्फाइड। मेरी बात समझ आ रही है? क्या कहा मैंने?
यहां से सल्फर और इस वाले मॉलिक्यूल से सल्फर ने और इस मॉलिक्यूल से कार्बन ने इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली आपस में कंबाइन कर लिया और एक नया मॉलिक्यूल बना लिया जिसका नाम है कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, अब जरा चेक कीजिएगा, सल्फर का मास होता है बेटा 32, ऑक्सीजन का मास भी कितना है 32, कार्बन का मास है 12 और ऑक्सीजन का मास 62 32। सही है, मेरी बात समझ आ रही है? अब नोटिस कीजिएगा Yes, यहाँ पे O2 तो कोई काम कर ही नहीं रहा क्योंकि O2 का तो रेशियो कॉमन है। यहाँ पे काम कौन कर रहा है? यहाँ पे सल्फर और कार्बन, देखा जाए तो इसका रेशियो निकालू अगर मैं इस SO2 का, तो 1:1 का रेशियो था। सल्फर और ऑक्सीजन में इसका कितना रेशियो था? 3:8 का रेशियो था, राइट? आया ना? अब जरा इसका निकालू, कार्बन कितना हो गया 12 और सल्फर कितना हो गया यहाँ पे 64, राइट? अगर मैं इसका रेशियो निकालूं 12:64 कितना हो गया रेशियो? डिवाइड करो जरा एक बार, ये हो गया 4 × 3 12 और ये हो गया 16। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। आया ना? तो उसने कहा अगर मैं रेशियोज निकालूं, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड की बात कर रहा हूं तो इसमें रेशियो आ रहा है 12:64 का, दैट इज 3:16। ऊपर निकाला मैंने कितना आ रहा है 12:32 यानी कितना आ रहा है 3:8 और ये कितना था 1:1। ठीक, अगर मैं इनके रेशियोज लूं, रेशियो ले लेता हूं, ये मान लो ये हो गया रेशियो 1 और ये वाला हो गया आपका रेशियो 2। ठीक है, अब इनको जरा मैं रेशियो वाइज ले रहा हूं तो क्या बन रहा है? 3/8 रेशियो 3/16, यही आ रहा है ना? 3/8 रेशियो 3/16, सही है? yes, sir. तो इसका जो रेशियो निकल के आया वो कितना आ रहा है आपके हिसाब से? इट इज कमिंग आउट एज 2:1। हाँ या ना? Yes, sir. तो अगर मैं ये कह दूं कि ये जो कंपाउंड बना कार्बन डाइसल्फाइड, ये इस कंपाउंड के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर आ रहा है। व्हाट इज इंटीग्रल मल्टीपल? एक को फिक्स करो और Reciprocal. दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो। रेसिप्रोकल नहीं, सर ये 1:2 आएगा या फिर 2:1 आएगा? अगर डिवाइड करूंगा 3:8 अपॉन 3:16 तो आएगा क्या हमारा? डिवाइड करने पे 16 ऊपर आ जाएगा ना? अरे ऐसे 3/8/3/16 करूंगा तो कितना हो जाएगा? इसे 3/16/8 हो जाएगा ना बेटा? ठीक है, तो इसने कहा कि जैसे ही इन्हें आपस में कंबाइन करेंगे तो इससे हमें एक ही बात समझ आ रही है कि अगर ये 3:8 है, ये 3:16 है, 3 तो इसमें कॉमन रेशियो आ गया, 16 और 8 का रेशियो बन के आया। इसको मैं ऐसे लिख दूं, 3/8 इज हैविंग द रेशियो 2:3/16, यानी कि 2 गुना कर दिया ना इसका बेसिकली। आया ना? यस जो हमारा 3/8 है, देखा जाए तो 3/8 इसका आधा है 3/16 के। अरे 3 कॉमन हटा दो तो ये 1/8 है बच्चों और ये 1/16 है। Yes, sir. तो ये 1:1 का रेशियो आ रहा है ना हमारा, 1:2 का रेशियो। क्लियर है? मेरी बात Yes, समझ आ sir. रही है आप लोगों को? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, शायद फिर से क्लियर आपको समझ आए बात। उसने कहा जब भी दो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे सेपरेटली थर्ड एलिमेंट के साथ, ठीक है ना? किससे कंबाइन कर रहे हैं? थर्ड एलिमेंट के साथ। तो जो थर्ड एलिमेंट का कंबाइन कर रहे हैं तो उस समय कंबाइन करते वक्त यहाँ पे जो एलिमेंट्स आपस में रेशियो बनाते हैं, जो क्या बनाते हैं? रेशियो बनाते हैं। उस रेशियो में एक होल नंबर रेशियो ऑटोमेटिकली बनकर आ जाता है। जैसे एक एग्जांपल से और मैं क्लियर करता हूँ, वो शायद और इजी लगे आपको, जिसमें हमने अभी ये CS2 वाला एग्जांपल लिया, ऐसे एक एग्जांपल और लेता हूँ। देखो, आपके पास कार्बन था, आपके पास हाइड्रोजन था, आपके पास ऑक्सीजन था, ठीक है? कार्बन ने हाइड्रोजन से कंबाइन किया और बनाया CH4, कार्बन ने ऑक्सीजन से कंबाइन किया, बनाया मॉलिक्यूल CO2, और हाइड्रोजन ने वाटर से ऑक्सीजन से कंबाइन किया, मॉलिक्यूल बनाया H2। एम आई क्लियर? यस जल्दी सर। बोलो। आप जरा चेक Yes, करो, sir. कार्बन और ऑक्सीजन में कितना रेशियो? यहाँ लिख दिया आपने कार्बन, यहाँ लिख दिया हाइड्रोजन, यहाँ लिखा आपने कार्बन, यहाँ लिख दिया ऑक्सीजन। तो पहले हम लोग इसकी चेक कर रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन की। ये कितना आ रहा है हमारा? कार्बन कितना 12, हाइड्रोजन कितना है 4, यहाँ कितना है कार्बन CO2 में 12, ऑक्सीजन कितना है 32। बताओ रेशियो कितना आ रहा है इस केस में? 3:1। इसमें कितना आ रहा है हमारा? 3:8। मेरी बात समझ आ रही है? आया ना? Yes, sir. अब जरा वाटर निकाल लेना बच्चों। वाटर में क्या कहानी आ रही है? H2O बना दिया आपने, ये आ रहा है 2:16, दैट इज 1:8। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? देखो, इनका जो ये 3 हटा दिया तो ये 1:8 बचा ना?
इन दोनों मॉलिक्यूल्स के रेशियो का जब मैं ले रहा हूं तो थर्ड मॉलिक्यूल के रेशियो के बराबर आ रहा है। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. हाँ या ना? ये ज्यादा क्लियर हुआ? ये वाला इजी रहा एग्जाम्पल? Yes. Yes, sir. एक एग्जाम्पल और लेता हूं, उससे और पक्का हो जाएगा आपको, फिर डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए जरा, मेरे पास है एक मॉलिक्यूल H, एक मॉलिक्यूल है सल्फर, एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन। बताओ H S से कंबाइन करेगा मॉलिक्यूल क्या बनेगा? H2S। H2S. SO से करे क्या बनाएगा मॉलिक्यूल? SO2। SO2. HO से कंबाइन करेगा, बताओ मॉलिक्यूल क्या बनाएगा? H2O। ठीक है, चलो बताओ रेशियो पहले वाले H2S में कितना आ रहा है? 2:32, राइट? इसमें कितना आ रहा है? 2:16। इसमें कितना आ रहा है? 32:32। 32:32. एम आई क्लियर टू ऑल? Yes. हाँ या ना? यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है Yes. इसका रेशियो, ये हो गया आपका 1:8, ये कितना हो गया? 1:16, 1:16 और और ये ये कितना आ रहा है? 1:1. 1:1. ठीक है, तो इसने कहा अगर मैं इनके अंदर आपस में इनका मॉलिक्यूलर रेशियो निकालने की कोशिश करूं, किसकी? मॉलिक्यूलर रेशियो, तो एक ही चीज समझ आएगी कि लास्ट में जो हमारा कंपाउंड बन रहा है, जैसे H2S जो बन रहा है, पहले वाले का लिया 1:8, इसका बना दिया आपने 1:1, तो रेशियो कितना आ रहा है हमारा? 1:8, सॉरी 1:8 और 1:16 में, इसके और इसके में कितना रेशियो आ रहा है? 1/8, दैट इज 2:1। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. और ये कितना है? 1:1। तो बस फर्क क्या है, ये इसके या तो सेम आ जाएगा रेशियो जो हमने अभी चेक किया पिछले वाले क्वेश्चन में, या इसके इंटीग्रल मल्टीपल में आएगा रेशियो। व्हाट इज इंटीग्रल मल्टीपल? ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, है ना? इंटीग्रल मतलब द रेशियो वुड रिमेन सेम, एक रेशियो फिक्स हो जाएगा और दूसरा वाला जो वैल्यू है इट कैन बी सेम और इट कैन कम आउट एज एन इंटीग्रल मल्टीपल। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। जैसे इस वाले केस में आपका रेशियो बाई चांस क्या आ गया, इस वाले केस में तो आपने निकाला इसका और इसका रेशियो, तो तीसरे वाले के रेशियो के बराबर ही आ गया, 1:8 के बराबर ही आ गया। ठीक है, अगर ये 1:8 ना आता, मान लो नीचे वाला ये होता 1:16, तो मैं क्या कहता, इन दोनों का जो रेशियो आया आपका वो तो आया था 1:8, और नीचे वाला कितना है? 1:18, 1:16। इसका मतलब इनका रेशियो भी कितना आ रहा है? 2:1 का रेशियो आ रहा है। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. मेरी बात को शायद आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी भी सभी के यस नहीं आए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं इसको समझाने के लिए आप लोग को एक बात समझाना चाह रहा हूं। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है, तीसरा एलिमेंट बना रहा है, तो तीसरे एलिमेंट का रेशियो इन दोनों एलिमेंट से एग्जैक्टली आ जाएगा। नहीं, एग्जैक्टली आ भी सकता है और एग्जैक्टली नहीं भी आ सकता, लेकिन हाँ जो भी रेशियो आएगा वो एक इंटीग्रल नंबर होगा। व्हाट इज इंटीग्रल? इंटीजर वर्ड से इंटीग्रल आता है। डबल होगा, थ्राइस होगा, 1 4 होगा, टाइम्स ट्वाइस होगा, थ्राइस होगा, 4 टाइम्स होगा, ऐसे वो रेशियो निकल के आएगा। इसके अलावा कोई भी होल नंबर रेशियो मतलब डेसिमल में रेशियो नहीं आएगा। ये बात पक्की है इससे। मेरी बात समझ आ रही है? लॉ ऑफ Yes. रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, एक काम और कर सकते हैं हम लोग, अगर आप इसको और चेक करना चाहें कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की बात हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने डिफरेंट एग्जांपल्स ले लिए, तो क्या सारे मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो क्या वो यही फॉर्मूला फॉलो करता है? चलो एक एग्जांपल से और क्लियर करने की कोशिश करता हूं सेम, क्योंकि मुझे लगा थोड़ी सी कंफ्यूजन अभी आपके अंदर है। मान लो आपके पास 3 कंपाउंड्स हैं, 3 एलिमेंट्स है, NaCl और H। Na ने कंबाइन किया Cl से एक कंपाउंड, Na ने H से कंबाइन किया, H ने Cl से, ये बना HCl, ये बना NaCl और ये बन गया आपका NaH। सही है, Na का मास आप सभी जानते हैं 23 Na का मास होता है, 23.5. क्लोरीन का 35.5 होता है, तो इसका रेशियो कितना आ रहा है? 23:35.5। ठीक है, क्लोरीन और इसका कितना आ रहा है? 1:35.5। Na और ऐसा कितना आ रहा है? 23:1। सही है, बताओ इस बार इसका जो रेशियो निकाल रहा हूं वो तो यही आ रहा है। Yes, sir. देखो करके एक बार सभी लोग, Yes, sir. Yeah. आ रहा है Yes, नहीं आ sir. रहा? तो उसने कहा इट कैन कम आउट टू बी सेम और इट कैन कम आउट टू बी एन इंटीग्रल मल्टीपल। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes. सभी को समझ आ गया? यस भैया। Yes. ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो बताना क्या ये फॉलो कर रहा है?
CuS से कंबाइन करता है कॉपर सल्फाइड, CuO से कर रहा है कॉपर ऑक्साइड, SO से कर रहा है तो SO3। बताइए ये कंपाउंड के आपस में रेशियो फॉर्म कर रहा है। कॉपर का मास होता है 63.5, सल्फर 32। जल्दी से जल्दी बोलिए, क्या ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है भैया। कैसे निकाला? इसमें देखिए इसके अंदर आज जब रेशियो निकाल रहे हैं कॉपर रेशियो सल्फर, इसकी बात करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 63.5 रेशियो 32। इसकी बात करते हैं कॉपर रेशियो ऑक्सीजन, इट कम्स आउट टू 63.5 रेशियो 16। सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज व्हाट 48। 48. ये कितना आ गया हमारा? 16, 3:4। हाँ या ना? 3:4 आ रहा है ना हमारा? ये आ रहा है नहीं आ रहा? Yes. Yes, sir. देखिए इसका रेशियो और इसका रेशियो जब निकाल रहे हो तो ये कितना निकल के आ रहा है हमारा? इट कम्स आउट टू बी 2:1, राइट? अब ये 2:1 का इंटीग्रल मल्टीपल ही तो है कि लगातार Yes, sir. ये तिगुना हो गया और वो चौगुना हो गया। सो दिस इज कमिंग आउट एज अ होल नंबर रेशियो, इंटीग्रल मल्टीपल की वैल्यू आ रही है। इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये कभी मत सोचना कि जो थर्ड कंपाउंड बनेगा वो मल्टीपल टाइम्स आएगा, इसका मतलब मल्टीपल टाइम भी फिक्स है कि अगर 2 है तो अगला 4 आएगा, 4 है तो अगला 6 आएगा। नहीं, अगर वो 2 है तो वो 3 भी हो सकता है, अगला 4 भी हो सकता है, 5 भी। इंटीग्रल मतलब एक इंटीजर वैल्यू आएगी आपकी और होल नंबर वैल्यू आएगी। ये कंफर्म हो जाता है कि जो अगला कंपाउंड बनेगा दैट इज आल्सो गोइंग टू पार्टिसिपेट इन एन इंटीग्रल मल्टीपल। ये है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. यस भैया। अगर ये समझ आ गया तो इसके तुरंत बाद एक और लॉ है, बहुत ही आसान सा लॉ है और कहीं ना कहीं इसे पढ़ने के लिए मैं कहूंगा कि आपने ऐसा लॉ पहले भी कहीं पढ़ा है, गे-ल्यूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। नाम पे मत जाइएगा, काम बहुत अच्छे किए थे इसमें। गे-ल्यूसेक लॉ, ठीक है? इसका काम वही है जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का है। आप मुझे बताओ डेफिनेट प्रोपोर्शन के हिसाब से क्या क्या रहा था वो? जल्दी बोलिए। It was saying that the compounds actually मतलब they combine in a definite इन फिक्स proportion. रेशियो बाय मास। कोई कंपाउंड बन रहा है, उसमें जितने एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं दे विल ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो बाय मास, राइट? Yes भैया। इसने कहा, गे-ल्यूसेक ने कुछ कुछ वैसा ही बात कही। इसने कहा अगर टेम्परेचर और प्रेशर, इन्हें पहले मैं क्या कर दूं? कांस्टेंट वैल्यू या फिर एक गिवन टेम्परेचर, एक गिवन वैल्यू ले लूं इनकी, क्योंकि आप जानते हो वॉल्यूम ऑफ गैस के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव किन दो चीजों का होता है? पहला टेम्परेचर Pressure. और दूसरा प्रेशर, सही है? तो उसने कहा टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू को पहले से ही मैं लिमिट कर रहा हूं। तो उसने कहा एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, गैसेस क्या? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। किसकी बात हो रही है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। they always bears a simple whole number ratio। जैसे उसमें मास का रेशियो था ना, यहाँ पे जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंबाइन करेंगे वो आपस में रेशियो बेयर करेंगे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। जैसे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल से क्लियर करता हूँ आपको। आपसे मैंने कहा इसमें यूज करना यूनिटरी मैथमेटिक्स। और व्हाट इज यूनिटरी मैथमेटिक्स? आपसे पूछता हूँ अभी, एक पेंसिल 3 रुपए की है, बताओ 60 रुपए में कितनी पेंसिल लाओगे? 20। कैसे पहचाना आपने 20 पेंसिल आएगी भाई? डिवाइड करके। डिवाइड कर दिया। Divide फिर multiply. यानी कि आपको टोटल पता था, आपको एक की वैल्यू पता थी, आपने डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ पेंसिल्स आ गई। अब मैं उल्टा कर रहा हूं, मैंने कहा आपके पास 15 पेंसिल है और आपके पास 45 रुपए थे। 15 पेंसिल और हर एक की कॉस्ट 3 रुपए थी, बताओ कितने आपके पास टोटल रुपए थे? 45। कैसे निकाला आपने? अब पेंसिल को मल्टीप्लाई कर दिया एक पेंसिल की कॉस्ट से, तो आपका टोटल पैसे आ गए।
तो यानी कि हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे एक की वॉल्यूम दूसरे के लिए, दूसरे की वॉल्यूम पहले के लिए कैलकुलेशन के पर्पज से। लेकिन कहानी क्या है वो समझिएगा एक बार। मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है, H2 गैस कंबाइन कर रही है Cl2 गैस से और क्या बना रही है 2HCl गैस। ऑब्वियसली बात है, ये गैस है, ये गैस है, और यहाँ पर भी क्या बन रहा है, ये गैस बन रहा है। इनका वॉल्यूम का जरा बताना रेशियो कितना आया। रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वॉल्यूम इज बेसिकली रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मोल्स। कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ कितने हैं 2। द रेशियो इज 1:1:2। कितने लोगों को ये साफ साफ दिख गया। दिख गया। यस सर, Yes, दिख sir. गया। दिख गया. 1:1:2 दिख गया। अब दिमाग देखता हूँ आप में से कितने बच्चों के पास दिमाग है जो लोग कैलकुलेशन टिप्स हवा में कर देंगे। ये कह रहा है कि अगर आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन गैस होगा तो आपको 1 ही मोल क्लोरीन गैस भी चाहिए, तब जाके आपका 2 मोल HCl बनेगा। क्या बोला मैंने? आपके पास जब 1 मोल H2 गैस होगी और 1 मोल क्लोरीन गैस होगी, तब जाके आपकी 2 मोल HCl गैस बनेगी। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, आंसर इन 10 सेकेंड। मुझे यहां पर चाहिए HCl 40 वॉल्यूम, 40 वॉल्यूम मुझे HCl चाहिए। बताओ मुझे कितना H2 और कितना Cl2 चाहिए। Sir, 20. बहुत ही बढ़िया। 20 20 कितने लोगों को समझ आ गया? आ गया। आ गया सर। सर, आ गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई मैंने, बच्चों से क्वेश्चंस होते ही नहीं। बड़े अफसोस की बात है मुझे। आप स्कूल में जाओगे, स्कूल में क्लास में देखोगे बच्चे कंफ्यूज बैठे होंगे। ये इतना हलवा क्वेश्चन होते हैं, इनको हम लोग स्टोइशियोमेट्री में पढ़ेंगे अभी आगे जाके, जिसमें हम खाली रेशियो निकाल के तुरंत कैलकुलेशन हाथों हाथ कर देते हैं। कंपटीशन में ये एज देता है बच्चे को, अगर आपको आता है तो आता है, और नहीं आता तो आपसे जिंदगी में क्वेश्चन नहीं होंगे। तो मैंने कह दिया आपको 40 वॉल्यूम चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में HCl जब बनता है तो 1:1:2 के हिसाब से बनता है। तो अगर ये 40 दिया है, दुगुना है बेसिकली, ये जो वॉल्यूम है ये दुगुना है। इसका मतलब असल में दोनों किसका, 20 के रेशियो में मेरे चाहिए। पास 20. अगर ये दुगना है तो ये 1 गुना होना चाहिए था। यानी कि जो 40 वॉल्यूम है उसे डिवाइड किससे कर दूं मैं, 2 से। 40 को यहाँ भी डिवाइड किससे कर दूं, 2 से। आंसर कितना आ जाएगा, 20 वॉल्यूम मुझे ये चाहिए, 20 वॉल्यूम ये चाहिए, तो जाके बनेगा मेरा 40 वॉल्यूम Cl। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? प्लीज आंसर। आ गई, sir. आ गई यस सर। सर, आ गई। Everybody who is connected, I hope this concept is clear to everyone. It should not be unclear to anyone, क्योंकि आगे आने वाला चैप्टर पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है। प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू। दिव्या, नितिन, प्रतीक, रोशनी, वासु, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। दीपांशु, इज इट क्लियर? यस सर। गुड। अगर ये कहानी आपको समझ आ गई तो इससे अगली कहानी आप लोगों को और इजी लगने वाली है। मैं एक छोटा सा और क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को। यहां पे मैंने कह दिया आपके पास है N2 + 3H2 gives 2NH3। ये अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग है बच्चों। किसकी मैन्युफैक्चरिंग है? अमोनिया की। बताओ रेशियो कितना है? 1:3। 3:2. 1:3:2। सही है। अब एक क्वेश्चन की बात, अब एक क्वेश्चन समझिएगा इसी पर बेस्ड। मैंने कहा मेरे पास 15 वॉल्यूम H2 है, बताओ मुझे कितना वॉल्यूम N2 चाहिए होगा और कितना वॉल्यूम अमोनिया बनेगा। Sir, 5 वॉल्यूम N2 चाहिए होगा. बहुत बढ़िया। और कितना वॉल्यूम अमोनिया चाहिए होगा, बनेगा मतलब 7.5। 7.5 7.5। पक्का? यस सर। पक्का? 10. 10 वॉल्यूम 10. आंसर है इसका, 10 वॉल्यूम। सर 10 10 बनेगा ना, 7.5 7.5 तो आ ही नहीं सकता किसी भी हालत में। क्यों? आप देखो थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ दे रखा है 15, सही है। बताओ 3 और 15 कितना रेशियो है? 1:5 ना। 1:5। यानी बेसिकली हर एक वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करो, हर एक वैल्यू को। तो ये हो गया 5:1, ये हो गया 5:2। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? आ गई, sir. आ गई। मोनिका, क्लियर हुआ ये? यस भैया, क्लियर है। ठीक है, तो तुम बताओ, तुम अगर क्लियर है तो आपके पास 3 वॉल्यूम नाइट्रोजन है और आपके पास 6 वॉल्यूम हाइड्रोजन है। बताओ आपके पास कितना वॉल्यूम अमोनिया बनने वाला है? सिर्फ मोनिका बताएगी पहले, बाकी लोग सोच लीजिए। 3 वॉल्यूम नाइट्रोजन है, 6 वॉल्यूम हाइड्रोजन है, बताओ कितना वॉल्यूम अमोनिया बनेगा? um, हाँ,
पता नहीं भैया। दिमाग नहीं लगा पाई। रोशन तुम बताओ। भैया मुझे इसका आंसर 6 लग रहा है। 6 कैसे लग रहा है बताओ चलो। ये 1/3 की रेशियो में तो हो रहा है, बहुत बढ़िया। लाइक वो इसलिए उसको हम, और वो 2 है तो 3 × 2 आप मुझे बताओ ये तो क्वेश्चन में गिवन है हमें, है ना। क्वेश्चन में 3 वॉल्यूम 6 वॉल्यूम दिया हुआ। हम जानते क्या है कि N2 जब भी कंबाइन करेगा हाइड्रोजन से वो किस रेशियो में कंबाइन करेगा, 1:3 में। ठीक है। अब 1 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 वॉल्यूम से, तो यहाँ तो हो गया 3 वॉल्यूम। तो अगर ये 3 है तो ऑब्वियस सी बात है इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ कितना होना चाहिए था, 9 वॉल्यूम, है ना। यस भैया। अगर ये 1 के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 9 वॉल्यूम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 9 Yes. नहीं है, यहाँ पे तो 6 है। इसका मतलब मैं 3 वॉल्यूम पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई कि मैं पूरी तरह इसके अंदर नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा? सर आ गई। बताओ कितना इस्तेमाल कर पाऊंगा? सर आप 2 कर पाओगे, 2 बहुत वॉल्यूम बढ़िया, इस्तेमाल कर पाओगे। बहुत बढ़िया। कितने लोगों को 2 वॉल्यूम नाइट्रोजन समझ आ गए यहाँ? यस सर। खुशी, ये Yes, बात sir, समझ आ आ गई। रही है कि 2 वॉल्यूम क्यों इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं भैया, एक बार रिपीट कर दीजिए। बेटे रेशियो कितना रहना चाहिए आपका? रेशियो कैन नॉट चेंज, 1:3 का रेशियो रहना सर चाहिए। इसका आंसर 4 वॉल्यूम 4 NH3 आएगा ना। 4 NH3 NH3 करेक्ट आंसर है। 4 वॉल्यूम NH3 करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, देखो आया कैसे खुशी। अगर ये 1 वॉल्यूम है तो ये 3 वॉल्यूम होना चाहिए। सही है। आपने कितना वॉल्यूम लिया क्वेश्चन के हिसाब से? 3 वॉल्यूम। अगर क्वेश्चन के हिसाब से 3 वॉल्यूम है तो 3 वॉल्यूम को अगर सही देखा जाए तो यहाँ पर 9 वॉल्यूम आपको क्या चाहिए था, हाइड्रोजन। लेकिन आपको हाइड्रोजन 9 वॉल्यूम नहीं दिया ना। आपके पास क्या है क्वेश्चन के अंदर, कितना वॉल्यूम दिया हुआ बेटे? 6 वॉल्यूम दिया हुआ। इसका मतलब 3 वॉल्यूम पूरी तरह इस्तेमाल नहीं होने वाला। कुछ ये बात समझ आ रही है? हाँ हाँ जी भैया, आ गई। तो इसका मतलब मैं क्या कितना वॉल्यूम ले लूं? अगर मैं 2 वॉल्यूम लूं तो 2 वॉल्यूम के तिगुना कितना होता है, 6 वॉल्यूम होता है। ये Yes, sir. रेशियो मेंटेन भी हो रहा है। और आप चेक करो, यानी कि देखो कितना वॉल्यूम है मेरे पास, 2 वॉल्यूम है। तो 2 वॉल्यूम अगर N2 ले रहा हूं तो उसका 3 रेशियो 6 वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ पर कितना वॉल्यूम बनना था मेरे को? 2 वॉल्यूम बनना था ना। 2 वॉल्यूम ऑफ व्हाट? 2 वॉल्यूम ऑफ द रेशियो, दैट इज 2। कितना हो गया हमारा? 4 वॉल्यूम मुझे चाहिए अमोनिया का बनेगा। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? आ गई यस भैया। सर। यस रोशनी सर, क्लियर आ हुआ गई। ये? यस भैया। जल्दी से एक बार सभी लोग दोबारा से रिज्वाइन करेंगे इस सेशन को। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक चल रहा है, ये मजेदार टॉपिक है अगर ध्यान से आप समझ लेंगे तो।